नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी कहानियों और सच्चाइयों की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, मुंबई के रहने वाले 60 साल के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिस्टर विजय पटेल। 300 करोड़ की नेटवर्थ, 40 से ज्यादा सालों का अनुभव और फाइनेंस और बिजनेस का अलग ही लेवल का नॉलेज रखने वाले मिस्टर पटेल आज हमारे साथ कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जो शायद ही आपने अपनी स्कूल में, कॉलेज में या अपने घर में सुनी होगी। ये सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये वो अनसुनी बातें हैं जो लोग जान ही नहीं पाते और इसी वजह से वो आम ही रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद खास पॉडकास्ट। तो विजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि शुरुआत आप अपनी कहानी से करें कि कैसे एक साधारण फैमिली से निकलकर आपने 300 करोड़ की नेटवर्थ बनाई। देखिए, मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल थी, बट आसान बिल्कुल नहीं थी। मेरा जन्म तो गुजरात के नवसारी में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरे फादर मुझे लेकर मुंबई आ चुके थे। हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था। मेरे जो फादर थे, वो स्कूल बस होती थी, उसके ड्राइवर हुआ करते थे और मेरी माताजी घर सँभालती थी। मेरे फादर ने मुझे हमेशा ये शिक्षा दी थी कि पैसा बहुत ही कीमती चीज़ होती है और पैसों से काफ़ी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये चीज़ मेरे अंदर ज़हन में बस चुकी थी कि मुझे पैसा कमाना है, कुछ बड़ा करना है। तो मुझे सीखना था, समझना था। मैंने रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो जब मैं कॉलेज में था, तभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक में मैंने पहली बार कंपाउंडिंग शब्द सुना था कि जो पैसा होता है उसको हम सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होने लगता है। तो मेरा वो उम्र का शुरुआत का पड़ाव था, मैं कॉलेज में था और मेरे जहन में ये चीज़ उतर चुकी थी कि मुझे पैसा बचाना है और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो कॉलेज करते-करते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह में कॉलेज जाता था, दोपहर को एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, उसका सेल्समैन का काम करता था मैं, उसमें जो जूसर वगैरह होते हैं, जूसर, मिक्सर, उसका सेल्समैन का काम करता था मैं। तो उस टाइम तो सैलरी बहुत कम रही होगी। जी बिल्कुल, मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ़ ₹450 थी और अलग से थोड़ा कुछ कमीशन मिलता था मुझे, 50, 100, ₹150 जितना ना कमीशन कमा लेता था। तो मैंने उसी टाइम से डिसाइड कर लिया था कि मुझे खर्च ज़्यादा नहीं करना, मुझे सेविंग करनी है, तो सेविंग करने लग गया और मैंने उसी टाइम से, मेरी एज रही होगी 21-22 साल, और उसी टाइम से मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर दिया था। हर महीने 200-300 रुपए भी मैं एसआईपी में डालता था। जैसे-जैसे मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने एसआईपी की अमाउंट बढ़ा दी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी कॉलेज खत्म हो चुकी थी और मुझे इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीज़ों का भी बहुत अनुभव हो चुका था, तो मैं अपनी ही दुकान खोल ली थी। कुछ सामान मैं लाता था, मुंबई के अलग-अलग मार्केट में, होलसेल मार्केट से लाता था और बेचता था। तो मेरी दुकान अच्छे से चलने लग गई, प्रॉफ़िट अच्छा खासा होने लग गया, तो मेरी एसआईपी की अमाउंट भी मैं बड़ी करता गया। 10-15 साल चलने देता था, फिर विथड्रॉ करके फिर मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता था। फिर वहाँ से वो अमाउंट बढ़ गई, उसके बाद वहाँ से विथड्रॉ करके मैं तीसरी जगह डालता था। वैसे-वैसे मैं पैसा अलग-अलग जगह पर इन्वेस्ट करता रहा और मेरा पैसा जो है कंपाउंडिंग होता रहा। बिज़नेस ने भी मेरी साथ-साथ तरक्की होती रही, तो बिज़नेस में से भी जो प्रॉफ़िट होता था, उसको मैं री-इन्वेस्ट करता था बिज़नेस में और कुछ अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता था शेयर मार्केट में। अगर मेरे पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट आई है, तो मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने लगा था। मैं 30-35 की साल का हुआ, तब मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने 36 साल की उम्र में मेरा सबसे पहले एक 1 बीएचके फ्लैट मैंने मुंबई में खरीदा था। उसके बाद 42 इयर्स की एज में मैंने एक शॉप खरीदी मुंबई में, जिसकी आज करोड़ों में वैल्यू हो चुकी है। तो मुझे रियल एस्टेट में भी फ़ायदा होने लग गया। मैं खुद शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स लेकर बैठा था, उसमें भी मुझे अच्छा खासा डिविडेंड मिलता था, पैसा कमाता था और बिज़नेस ने भी काफ़ी मेहनत करता था और काफ़ी मैंने उसमें ग्रोथ कर दिया था। तो मेरा आज तक की जो जर्नी का मेन फंडा है, वो है हार्ड वर्क, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और पेशेंस। वैसे विजय जी, सुनने में आपकी जर्नी बहुत सरल लगती है, लेकिन ये इतनी आसान तो नहीं रही होगी। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप। एब्सोल्यूटली, इट वाज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। आसान बिल्कुल नहीं थी और अगर आसान होती, तो वो इतनी रिवॉर्डिंग नहीं होती कि मैं आज इस मुकाम पर होता। काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया है, मेहनत की है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं रात-रात भर जाग-जाग कर भी स्टडी करता हूँ और आज भी करता हूँ, पहले भी करता था और अभी भी ये चालू है। बुक्स पढ़ता था। लोगों को बुक्स पढ़ना कहाँ पसंद होता है, ख़ास करके यंगस्टर को, लेकिन मुझे पसंद था कि मुझे फ्यूचर बनाना था। तो आसान बिल्कुल नहीं था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको काफ़ी कुछ।
छोड़ना पड़ता है, आपको टाइम पास करना छोड़ना पड़ता है, आपको अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा करना छोड़ना पड़ता है, आपको एंटरटेनमेंट को थोड़ा-सा पीछे छोड़ देना पड़ता है। लेकिन हाँ, देखो जब लोग ये सब सुनते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो लोग सोचेंगे कि मैंने अपना जीवन बहुत बोरिंग तरीके से बिताया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, लाइफ़ के शुरुआत के कुछ दौर में ऐसा होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको काफ़ी जो बोलते हैं कि फिज़ूल के सारे खर्च बंद करने पड़ते हैं। तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ़ थोड़ी-सी बोरिंग हो चुकी है। बट ये रिवॉर्डिंग है। मुझे बस थोड़े साल के लिए ऐसी जीवन जीना पड़ा था कि मैं कहीं पे खर्च नहीं करता था पैसा और बहुत ही ज़्यादा सेविंग करता था। लोग मुझे कंजूस तक कह देते थे, उसके बाद जब कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है, तब उसमें से आप घर चलाने जितना या अपने एन्जॉयमेंट करने जितना पैसा आप अगर निकाल भी लेते हो, तो उससे आपकी कैपिटल कम नहीं होती है। 12 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, आज भी मैं हर जगह रिसोर्ट्स में जाता हूँ, घूमने जाता हूँ। एवरी ईयर एक बड़ी-सी ट्रिप मैं ले लेता हूँ अपनी फैमिली के साथ और ये कम से कम 20 से 25 साल से चलता आ रहा है। तो कंपाउंडिंग इतना फ़ास्ट होता है, आपका ग्रोथ इतना फ़ास्ट होता है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा तेज़ी से आती है, तो आप खर्च कर लोगे, आप अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कर लोगे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआती जब आपका दौर होता है, जब आपकी इनकम बहुत कम होती है, आप अपना करियर बना रहे होते हो, तब आपको कंट्रोल रखना होता है। अगर तब भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो समझ लो कि अभी आपका जो पैसा मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में उड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, ये हमेशा नहीं चलेगा। 10 साल, 15 साल के बाद आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, आप कर्ज में डूबने वाले हो और उसके बाद पूरा जीवन आपका गरीबी में बीतने वाला है। और सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना, मटक दुखी हो जाना, ये भी नहीं होता। आप सिर्फ पैसा खर्च करोगे तभी आप एन्जॉय कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एन्जॉयमेंट का बहुत सारा सोर्स जो है वो दुनिया में अवेलेबल है। आप एक गाने सुन के भी एन्जॉय कर सक आप अच्छे दोस्त के साथ बातें करके भी एन्जॉय कर सकते हो। अच्छा सर, फेल्योर, डिप्रेशन, हार ऐसा कुछ कभी आपको फ़ील हुआ? कम ऑन, दिस इज़ जस्ट अ कॉमन थिंग इन एवरी पर्सन्स लाइफ। फेल्योर, डिप्रेशन, हार किसके जीवन में नहीं होता? सबके जीवन में होता है। मेरे जीवन में भी उतार-चढ़ाव बहुत आए, लेकिन देखो आगे वही इंसान बढ़ता है जो अपने दिमाग को स्ट्रांग रखता है। डिप्रेशन, हार, फेल्योर इसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देता है। दिमाग जो है वो सबसे बड़ी वेल्थ है, वो सबसे बड़ी एसेट है। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत करो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। उम्मीद ये करो कि आपका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको ये सब चीज़ें छोटी लगे, प्रॉब्लम्स छोटी लगे, फेल्योर आपको छोटी लगे, डिप्रेशन हो ही नहीं। जब दिमाग ही स्ट्रांग होगा तो डिप्रेशन तो आपके दिमाग पे हावी होगा ही नहीं। आपके जीवन में क्या होता है, उससे ये डिपेंड नहीं होता कि आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे। लेकिन आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, उस पे डिपेंड करता है कि आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। तो फेल्योर, डिप्रेशन, हार ये सबके जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी बहुत बार आया और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर लिया। ओके, पटेल सर, आपको सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई खजाना भरा पड़ा है। बहुत कुछ है आपके अंदर से जानने की, जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यों ना मुझे ऐसा कुछ सवाल पूछना चाहिए जो पूरे देश के लोगों का एक आम सवाल है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी में या मिडिल क्लास में क्यों फँसे रह जाते हैं? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्यों कुछ गिने-चुने लोग ही अमीर बन पाते हैं? तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। सबसे बड़ी वजह है पेरेंट्स। जी, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन इंडिया के जो पेरेंट्स हैं, वो ही अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं। वो ही अपने बच्चों को गरीब रखते हैं और वो गरीब ही रखना चाहते हैं, तभी तो एजुकेशन पे इतना फ़ोर्स होता है। हर माँ-बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा फर्स्ट आए, क्लास में फर्स्ट आए, स्कूल में फर्स्ट आए, क्योंकि हर माँ-बाप ऐसा सोचता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा-लिखेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छी डिग्री होगी उसके पास तो नौकरी अच्छी होगी। सीधी-सी बात है, नौकरी करके कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। अगर आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चे को बिजनेस करना नहीं सिखा रहे, अपने बच्चे को सेविंग करना नहीं सिखा रहे, अपने बच्चे को इन्वेस्टिंग नहीं सिखा रहे, अपने बच्चे को कंपाउंडिंग नहीं सिखा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उसको गरीब बना रहे हो। अगर आप उसको सिर्फ नौकरी करने के लिए रेडी कर रहे हो, तो सीधी-सी बात है कि आप उसको गरीब ही रखना चाहते हो। एजुकेशन सिस्टम हमारी उस लेवल की भी नहीं है कि इंसान को नौकरी भी दिला सके। अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट लेकर बंदा जाता है, उसको इंटरव्यू क्रैक करना नहीं आता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर बातचीत करने की कोई स्टाइल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल उसको नहीं आती, इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा? सिर्फ सर्टिफिकेट से नौकरी तक नहीं मिलती, अमीर होने की बात तो बहुत दूर है।
तो टोटली सिस्टम ही रॉन्ग चलती आ रही है। बच्चों को अपने दिमाग को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता, तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जीवन में कभी फेल्योर मिलती है या आप जो करना चाहते हो वो नहीं होता, तो उसको किस तरह से टैकल करना है। समझ लो कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप चाहते हो कि वो आगे बढ़ के बहुत ही अच्छी जगह पर अच्छी जॉब करे, लेकिन समझ लो कि वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में आया और उसको कोई लड़की पसंद आ गई और समझ लो कि उसका ब्रेकअप भी हो गया और आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो क्या करोगे उस एजुकेशन का? क्या आपने बचपन से आपके बच्चे को लव के बारे में नॉलेज दिया है? क्या आपने ये चीज़ बताई है कि अगर फेल्योर मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? कोई नहीं सिखाता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे देश में टोटल ही इग्नोर ही की जाती है। दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, पॉजिटिव रहने के बारे में, ये सब चीज़ें कोई सिखाता ही नहीं है और सच में तो यही सब चीज़ें काम में आती है लाइफ में। ओके सर, ये तो आपने बात की पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन समझ लो कि कोई बच्चा या स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसने अब तक ये सब चीज़ें आपने जो बताई, वो नहीं सीखी है और उसको ये भी पता है कि उसको अब ये चीज़ें कहीं से सीखने को नहीं मिलेगी, ना उसके पेरेंट्स उसको बता पाएँगे, क्योंकि उनको ही कुछ नहीं पता, राइट? तो अब अगर उसको ये सब कुछ सीखना है, तो वो कहाँ से सीख सकता है? अगर आपको जीवन में कुछ करना है और आप कोई भी सिखाने वाला नहीं है, तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। जिम रोहन का एक सेंटेंस है कि अगर खाना खाना भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन बुक पढ़ना कभी नहीं मत भूलना। बड़े-बड़े टीवी होते हैं घर में, लेकिन लाइब्रेरी नहीं होती। अगर रीडिंग नहीं शुरू किया जीवन में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत ही सीधा रिलेशन है। दूसरा, कि अच्छे दोस्त बनाओ, जिसके विचार ऊँचे हो, जिसको आगे बढ़ने की तमन्ना हो, ऐसे दोस्त बनाओ। गोल बड़े रखो, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखो और अपने आप में बिलीव करो कि आप कुछ हो और आप कुछ बड़ा करने के लिए इस जीवन में आए हो, इस संसार में आए हो। सीखने के ज़रिए बहुत सारे हैं, आपके अंदर चाह होनी चाहिए। सर, आपने आज जो हमारी चैनल के द्वारा ऑडियंस तक पहुँचाया है, उसको कोई सही तरीके से अगर समझ ले, तो शायद मेरे हिसाब से वो इंसान अपना जीवन बदल सकता है, बहुत आसानी से बदल सकता है और एक सक्सेसफुल इंसान भी बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे मिस्टर विजय पटेल, जिनकी कहानी सिर्फ अमेरिकी नहीं बल्कि एक अलग सोच की कहानी है। इस पॉडकास्ट की हर एक चीज़ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या खुद आप रिच बने, अमीर बने, तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए और सही माइंडसेट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही रखते हैं। मिस्टर विजय पटेल का हम बहुत-बहुत तहे दिल से आभार मानते हैं और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक लोगों से मिलने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।